दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत छोटी कहानी है। और दोस्तों, उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है प्रॉफिट और लॉस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये दोनों जो शब्द हैं, दोनों के दोनों नाउन हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, मुनाफा, फ़ायदा। और लॉस का मतलब होता है हानि या फिर नुकसान। तो इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉफिट और लॉस मतलब कि लाभ या हानि। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है। और दोस्तों, इस कहानी के अंदर जो आपको बेसिक ग्रामर का यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो आपके ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अर्जुन वेंट टू आ शॉप टू बाय कैंडल्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जैसा आप देखते हैं ये दोस्तों, ज़्यादातर जो कहानी जो स्टोरी में आपके लिए लेकर आता हूँ ये पास्ट इंडेफिनिट में ही होती हैं। तो अब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि पास्ट के अंदर आप काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। और जैसा आप जानते हैं, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इस वाक्य के अंदर आप एक और वर्ब का प्रयोग भी देखेंगे और साथ में यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं ताकि आप इस सेंटेंस को ठीक से समझ सकें। और ये जैसा मैंने आपको बताया, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इस वाक्य को दो वर्ब का प्रयोग करके बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो पहली वर्ब है वो है गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और दूसरी भी वर्ब है यहाँ पर बाय। बाय मतलब खरीदना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अर्जुन वेंट टू आ शॉप टू बाय कैंडल्स मतलब कि अर्जुन एक दुकान पर गया टू बाय कैंडल्स। टू बाय कैंडल्स मतलब कि मोमबत्तियों को खरीदने। दोस्तों, तो इस वाक्य को जैसा मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और इस वाक्य में स्पेशल बात यह है कि इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाना है, तो बनाते टाइम आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो उसमें जो पहली क्रिया है उसे आपको पहले मेंशन करना है। क्योंकि यदि आप इस वाक्य को देखें तो इस वाक्य के अंदर लॉजिकली जो पहला काम होगा वो दुकान पर जाने का होगा, और जो दूसरा काम होगा वो ख़रीदने का होगा। क्योंकि बिना दुकान पर पहुँचे आप मोमबत्ती वो नहीं खरीद सकता। तो इसलिए यहाँ पर पहला जो क्रिया हो रही है वो जाने की हो रही है और उसको पहले ही मेंशन किया गया है। और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है शॉप, और जो दूसरी क्रिया हो रही है वो ख़रीदने की, और जो उसका ऑब्जेक्ट है वो है कैंडल्स। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां दो वर्ब का प्रयोग है या फिर दो ऑब्जेक्ट का, तो वहां पर आपको इस बात पर ज़रूर ध्यान देना होगा कि पहली क्रिया कौन सी है उसे आप पहले ही मेंशन करना है। उसके बाद आपको जब आप दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे उससे पहले आपको टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप वाक्यों को बना सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अर्जुन वेंट टू अ शॉप टू बाय कैंडल्स मतलब क्या हुआ कि अर्जुन एक दुकान पर गया मोमबत्तियाँ खरीदने के लिए या मोमबत्ती खरीदने के लिए। चलिए आगे देखिए। ही बॉट टू कैंडल्स, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। बी यू बाय, बाय का मतलब खरीदना होता है और ये बाय की सेकंड फॉर्म है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, BOUGHT। वैसे ये थर्ड फॉर्म भी है लेकिन यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, बॉट जो है वो सेकंड फॉर्म भी और साथ में थर्ड फॉर्म भी है। ही बॉट टू कैंडल्स, ही मतलब उसने दो मोमबत्तियाँ खरीदी। ईच ऑफ दैम कॉस्टेड 3 रुपीज़। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ईच का मतलब प्रत्येक होता है, ईच ऑफ दैम मतलब कि उनमें से हर कोई, और यहाँ दो के बारे में बात हो रही है तो जो दैम है वो दो के लिए प्रयोग किया गया। ईच ऑफ दैम मतलब उनमें से हर कोई
कॉस्टेड। और दोस्तों यहाँ पर COST कॉस्ट को प्रयोग वर्ब के रूप में किया गया है। COST का कॉस्ट एक नाउन भी है। नाउन का मतलब जब आप इसे नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे इसका मतलब कीमत हो जाएगा, और जब आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होता है पढ़ना। मतलब जब आप किसी चीज़ की कीमत चुकाते हैं और वो आपको उस कीमत की पड़ती है तो वहाँ पर भी कॉस्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ईच ऑफ देम मतलब उनमें से प्रत्येक, कॉस्टेड 3 रुपीज़ उनमें से प्रत्येक 2 रुपये की पड़ी। 3 रुपीज़ मतलब 3 रुपये की पड़ी। तो इससे आपको पता चली गया कि जो एक मोमबत्ती की जो कीमत थी वो 3 रुपये थी, इसलिए यहाँ पर ऐसा क्या कहा गया है, ईच ऑफ देम कॉस्टेड 3 रुपीज़ मतलब उनमें से प्रत्येक 3 रुपये की पड़ी। तो 3 रुपये की मोमबत्ती पड़ी और उसने 2 खरीदी, इसका मतलब उसने 6 रुपये की 2 मोमबत्तियाँ खरीदी। चलिए आगे देखिए। When he gave a 10 rupees note, the shopkeeper returned 4 rupees। क्या मतलब हुआ, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। GIVE गिव। गिव का मतलब होता है देना और ये सेकंड फॉर्म है। When जब, he gave उसने दिए, a 10 rupees note जब उसने एक 10 रुपये का नोट दिया, द शॉपकीपर मतलब दुकानदार, रिटर्न उसने लौटा दिया, 4 रुपीज़ उसने 4 रुपये लौटा दिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब उसने एक 10 रुपये का नोट दिया, शॉपकीपर ने मतलब दुकानदार ने 4 रुपये लौटा दिए, मतलब 4 रुपये उसने वापस कर दिए। चलिए आगे देखिए। देयर वॉज आ 2 रुपी कॉइन एंड 2 1 रुपी कॉइन्स। क्या मतलब हुआ, देयर वॉज ए 2 रुपी कॉइन मतलब वहाँ एक मतलब उनमें एक 2 रुपये का सिक्का था। 2 रुपी कॉइन मतलब एक 2 रुपये का सिक्का था, एंड 2 और 2 1 रुपी कॉइन्स और 2 1 रुपये के सिक्के थे। तो दोस्तों आपको ये कहानी समझ आई गई होगी कि जो एक अर्जुन नाम का व्यक्ति था वो मोमबत्तियाँ खरीदने गया मार्केट बाज़ार मतलब कि शॉप पर, और उसने 2 मोमबत्तियाँ खरीदी और वो दोनों उसको 3-3 रुपये की पड़ी, मतलब 6 रुपये की उसने मोमबत्तियाँ खरीदी। और जब उसने दुकानदार को 10 रुपये का नोट दिया तो जो दुकानदार था उसने उसको 4 रुपये वापस कर दिए, और उन 4 रुपये में एक 2 रुपये का सिक्का था और 2 1-1 रुपये के सिक्के थे। चलिए दोस्तों अब इस कहानी को हम आगे देखते हैं और आगे हमें पता चलेगा इसमें किसका प्रॉफिट हुआ और किसका लॉस हुआ। When he reached home, और रीच का मतलब पहुंचना और ये सेकंड फॉर्म है। When he reached home मतलब जब वह घर पहुंचा। There was no light, there was no light मतलब कि वहाँ कोई भी लाइट नहीं थी। लाइट का मतलब यहाँ पर सिर्फ प्रकाश नहीं है, लाइट का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से है। तो क्या मतलब हुआ, When he reached home there was no light मतलब जब वह घर पहुँचा वहाँ कोई भी लाइट नहीं थी, वहाँ पर प्रकाश नहीं था, ये कह सकते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए अर्जुन लिट द कैंडल बट बाई चांस ही ड्रॉप्ड अ 1 रुपी कॉइन। क्या मतलब हुआ, सो अर्जुन लिट द कैंडल। दोस्तों LIGHT लाइट का मतलब प्रकाश होता है और लाइट का मतलब जलाना भी होता है। जब हम मोमबत्ती वगैरह या फिर गैस स्टोव वगैरह जलाते हैं तो वहाँ पर लाइट का यूज़ किया जाता है वर्ब के रूप में। लाइट का मतलब है जलाना, और ये लाइट की सेकंड फॉर्म है लिट। आप इसको नोट कर सकते हैं, LIT लिट मतलब जलाना। तो क्या मतलब हुआ, सो अर्जुन लिट द कैंडल, इसलिए जो अर्जुन था उसने कैंडल को मतलब कि मोमबत्ती को जलाया। बट लेकिन बाय चांस मतलब कि संयोग से ही ड्रॉप्ड आ 1 रुपी कॉइन। दोस्तों ड्रॉप का मतलब होता है छूट जाना। ही ड्रॉप्ड ए 1 रुपी कॉइन मतलब कि उससे 1 रुपये का सिक्का छूट गया। चलिए आगे देखिए। He looked around but could not find the coin। क्या मतलब हुआ, दोस्तों अराउंड का मतलब आसपास होता है और ये लुक का मतलब देखना और ये सेकंड फॉर्म है। He looked around मतलब उसने आसपास देखा बट लेकिन could not find the coin। दोस्तों इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है, और कुड का प्रयोग आप पास्ट के वाक्यों में किया जाता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं तो वहां कुड का प्रयोग किया जाता है और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट कुड नॉट फाइंड द कॉइन लेकिन वो सिक्के को नहीं पा सका, नहीं ढूंढ पाया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही लुक्ड अराउंड बट कुड नॉट फाइंड द कॉइन मतलब उसने आसपास देखा लेकिन सिक्के को नहीं ढूंढ सका, या कह सकते हैं सिक्के को नहीं ढूंढ पाया। चलिए आगे देखिए। स्लोली द कैंडल वॉज बर्नड आउट। दोस्तों ये बर्न आउट की सेकंड फॉर्म में बर्नड आउट
किसी चीज़ का जलकर ख़त्म हो जाने के लिए बर्न आउट लगाया जाता है। और स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे द कैंडल वॉज बर्न आउट, मतलब धीरे धीरे जो कैंडल थी, जो मोमबत्ती थी, वो जलकर ख़त्म हो गई। बट लेकिन अर्जुन डिड नॉट फाइंड द कॉइन। क्या मतलब हुआ? ये जो हमारा वाक्य है दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन अर्जुन डिड नॉट फाइंड द कॉइन, लेकिन अर्जुन को सिक्का नहीं मिला, या जो अर्जुन था उसको सिक्का प्राप्त नहीं हुआ, सिक्का नहीं मिला। सो इसलिए ही लिट द सेकेंड कैंडल टू। दोस्तों TOO, टू का मतलब होता है भी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इसलिए ही लिट द सेकेंड कैंडल टू, इसलिए उसने दूसरी मोमबत्ती भी जला दी। आगे देखिए, एंड कैप्ट लुकिंग फॉर द कॉइन, एंड कैप्ट लुकिंग फॉर द कॉइन, और वो मोमबत्ती को ढूंढता रहा। और दोस्तों यहाँ पर कैप्ट के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। इस स्ट्रक्चर को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं काफ़ी कम देखने को मिलते हैं कहानियों में। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पास्ट में आप ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर निरंतर करता रहा, तो वहाँ पर कैप्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह के वाक्यों की टेल पर करता रहा, जाता रहा जैसे शब्द आते हैं। तो इस लाइन का, पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सो ही लिट द सेकेंड कैंडल टू, इसलिए उसने दूसरी मोमबत्ती जला दी। एंड कैप्ट लुकिंग फॉर द कॉइन, और वो सिक्के को ढूंढता रहा। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस वाक्य में ये दिखाया जा रहा है कि वो काम पास्ट में होता रहा, इसलिए यहाँ पर कैप्ट के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। एंड कैप्ट लुकिंग फॉर द कॉइन, और वो सिक्के को ढूंढता रहा। चलिए आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम का मतलब हुआ कुछ समय के बाद, कुछ समय के पश्चात या कुछ समय के बाद। द सेकेंड कैंडल वॉज ऑल्सो बर्नट आउट, मतलब क्या हुआ? अर्थ हुआ कि कुछ समय के बाद जो दूसरी मोमबत्ती थी, कैंडल थी, मोमबत्ती थी, वॉज ऑल्सो बर्नट आउट, वो भी जलकर ख़त्म हो गई। एंड लकीली, दोस्तों लकीली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है भाग्य से। भाग्य से अर्जुन रिकवर्ड द 1 रुपी कॉइन, और रिकवर का मतलब होता है बरामद करना, किसी खोई हुई चीज़ को ढूंढ पाना, बरामद करना, उसे रिकवर कहते हैं। और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? एंड लकीली मतलब भाग्य से अर्जुन रिकवर्ड द 1 रुपी कॉइन, जो अर्जुन था उसने बरामद कर लिया, 1 रुपये के सिक्के को उसने बरामद कर लिया। चलिए आगे देखिए अब। बट लेकिन टू गेट दैट 1 रुपी कॉइन, गेट का मतलब प्राप्त करना, बट टू गेट दैट 1 रुपी कॉइन, लेकिन उस 1 रुपये के सिक्के को प्राप्त करने के लिए अर्जुन हैड बर्न्ट आउट 2 कैंडल्स वर्थ 6 रुपीज़। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, WORTH। वर्थ का मतलब कीमत होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट टू गेट दैट 1 रुपी कॉइन, मतलब लेकिन उस 1 रुपये के सिक्के को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अर्जुन हैड बर्न्ट आउट। दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, ये बर्न की थर्ड फॉर्म है। और जब हम किसी भी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? लेकिन जो अर्जुन था हैड बर्न्ट आउट 2 कैंडल्स, लेकिन जो अर्जुन था वो 2 मोमबत्तियों को जलाकर ख़त्म कर चुका था, मतलब जला चुका था। वर्थ 6 रुपीज़, वर्थ 6 रुपीज़ मतलब 6 रुपये की कीमतों की जो मोमबत्तियाँ थी उनको वो जला के ख़त्म कर चुका था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बट टू गेट दैट 1 रुपी कॉइन, लेकिन 1 रुपये के सिक्के को हासिल करने के लिए जो अर्जुन था उसने 6 रुपये की मोमबत्तियों को, 6 रुपये कीमत की जो मोमबत्तियाँ थी उनको जलाकर उसने ख़त्म कर दिया था। नाउ अब ही वंडर्ड, वंडर का मतलब होता है किसी चीज़ पर विचार करना, और नाउ ही वंडर्ड अब उसने सोचा वेदर ही हैड ए प्रॉफिट और ए लॉस। अब उसने सोचा कि क्या उसके पास मतलब क्या उसे फ़ायदा हुआ, मतलब लाभ हुआ, या फिर उसे हानि हुई। आगे देखिए, नाउ अब ही अंडरस्टूड, और ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है। नाउ ही अंडरस्टूड, अब वह समझ गया दैट कि वन शुड बी केयरफुल, वन शुड बी केयरफुल मतलब कि किसी को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। टू मेक डिसीजंस, टू मेक डिसीजन मतलब कि निर्णय करने का। विच डू नॉट कॉज एनी लॉस, मतलब जो किसी भी तरह की हानि को ना करें। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। कहानी तो बहुत ही छोटी थी, लेकिन इस कहानी का जो मॉरल है, जो संदेश है, बहुत ही अच्छा मॉरल है। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि वो जो अर्जुन नाम का व्यक्ति था उसने सिर्फ 1 रुपये के सिक्के को प्राप्त करने के लिए जो 6 रुपये की कीमत की जो मोमबत्ती थी उसको जला दिया।
अल्टीमेटली उसको उस चीज़ का नुकसान ही हुआ। तो कई बार हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि कई बार हम बहुत छोटे छोटे फ़ायदों के लिए हम बड़े नुकसान भी कर देते हैं। तो जब हम किसी भी तरह का डिसीज़न लेते हैं तो हमें इन चीज़ों को भी अपने कंसिडरेशन में ध्यान में रखना चाहिए कि क्या जो लाभ हम प्राप्त करने जा रहे हैं, कोई जो लाभ हम लेना चाह रहे हैं, क्या वाकई में उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि इसके पीछे हम और भी ज़्यादा बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन जैसा हम जानते हैं जो कहानियाँ होती हैं बहुत कुछ सिखाती हैं, तो कहानियों से हम सीखते भी हैं। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।